लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा और लोकसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकता है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से मई के दूसरे हफ्ते तक वोटिंग हो सकती है। वहीं मई के तीसरे हफ्ते में नतीजों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आज 2 नए चुनाव आयुक्तों के कार्यभार संभालने के बाद चुनाव आयोग की एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तो बड़ी खबर ये, अप्रैल के दूसरे हफ्ते से देश में आम चुनाव संभव, मई के दूसरे हफ्ते तक वोटिंग संपन्न हो सकती है और मई के अंतिम हफ्ते तक नतीजों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और इसी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कल दोपहर होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल यानी शनिवार का दिन दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसी में कहा जा रहा है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। 6 से 8 चरणों में देश में वोटिंग हो सकती है आम चुनाव के लिए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वोटिंग शुरू हो सकती है और मई के दूसरे हफ्ते तक देश भर में 6 से 8 चरणों की वोटिंग संपन्न हो सकती है और उसके बाद मई के अंतिम हफ्ते में नतीजों का ऐलान हो सकता है। तो देश में आम चुनाव के लिए 26 घंटों का इंतजार और फिर तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमेश जुड़ रहे हैं, ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं, उपेंद्र हमारे साथ हैं और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उमेश का रुख करते हैं। उमेश, अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वोटिंग की शुरुआत हो सकती है और मई के दूसरे हफ्ते तक देश भर में चुनाव वोटिंग संपन्न करा ली जाएगी और कल चुनाव आयोग जो है इसे लेकर तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अभी तक जोर आजमाइश कर रही थी, समीकरण साध रही थी, अब उनके लिए कह लीजिए कि पूरी तरह से ग्राउंड पर उतरने का वक्त आ गया है। किसकी क्या तैयारी? जी हां, देखिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जिसका इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने जो भी जोर आजमाइश की है, अब उसकी परीक्षा का वक्त आ गया है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों के लिए ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 6 से 8 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे और मई के तीसरे हफ्ते में परिणाम आ जाएंगे। यहां पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि चुनावों को लेकर आप क्या कहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। क्या कहेंगे, कितने तैयार है? जय श्री राम। ये एक तरफा चुनाव है, कहीं चुनाव की चर्चा नहीं है। आप भी देखते होंगे, जितने भी हमारे प्रेस के बंधु बाकी भी सब जानते हैं, हम भी चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा जिसकी कोई चर्चा नहीं, एक तरफा चुनाव है, कोई चुनाव में है ही नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कहीं कोई चुनाव नहीं है। मेरठ में तो कोई चुनाव है ही नहीं, यहाँ 4 लोकसभा लगती हैं, कहीं चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव है सब। एक तरफा चुनाव की बात आप कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आखिरकार वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था और वक्त आ गया। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 6 से 8 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही पहले चरण में चुनाव होते आए हैं, तो इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले चरण में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता अपनी राय दे रही है, उसको लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है, अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। और सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ खास मेहमान भी है बातचीत के लिए। संकेत, उनसे बात कीजिए। बस अब तारीखों का ऐलान होना बाकी है और अभी तक की जो तैयारियां थी, अब ग्राउंड पर उसका टेस्ट बहुत करीब। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो तैयारियों के लिहाज से दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में हैं। सर, आयोग कल तारीखों की 3 बजे ऐलान करेगा, आज सीधे तौर पर आयोग ने कह दिया है। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है संगठन की दृष्टि से और हमारा संगठन का स्ट्रक्चर पूरा तैयार है। विधानसभा संयोजक प्रभारी, लोकसभा संयोजक प्रभारी, लोकसभा की पूरी टीम और बूथों पर हमारा सब पूरा संगठन अपडेट है और जैसे भी चुनाव की घोषणा होगी हम पूरी तैयारी के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे। अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लेकर जाएंगे। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं,
हमारी जो उपलब्धियां हैं मोदी जी के नेतृत्व में, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो विकास के काम हुए हैं और भारत का जो को विकसित बनाने का उनका संकल्प है, उसके साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सर, आप लोग लगातार तैयारियां कर रहे थे, आज सीधे तौर पर आयोग ने कह दिया है कि कल 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। जाहिर सी बात है कि तमाम जो चुनावी अभियान आपकी तरफ से संचालित किए जा रहे थे और अभी कई ऐसी टिकटें हैं लोकसभा की जो आनी शेष हैं। हमने लगभग 51 भारतीय जनता पार्टी के और बाकी हमारे सहयोगी दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और हमारा पूरी तैयारी है। आपस में बातचीत करके हमने राय शुमारी कर ली है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव समिति को निर्णय करना है, केंद्रीय चुनाव समिति को। जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति बैठेगी उत्तर प्रदेश पर निर्णय के लिए, उस दिन निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, सर, आयोग ने तारीखों का कल 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आयोग ने आज सीधे तौर पर कहा है, आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष के 365 दिन राउंड द क्लॉक जनता के बीच में रहकर काम करती है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं में जन जन में बैठ बनाई है। जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव लगातार जो पिछले दिनों चुनाव हुए, आप लोगों ने निष्पक्ष चुनाव की पूरी कोशिश रही, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ हम लोग काम करते हैं और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये विपक्ष ईवीएम की भी बात करने लगता है। विपक्ष केवल अपनी खींच मिटाता है और भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति पर भरोसा करती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का भी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का भी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो आयोग ने तारीखों का ऐलान कल 3 बजे किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि जो शेष टिकटें हैं उनको भी किया जाएगा और ये हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं, ये पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र, यानी कि ये पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर भी ली है। और अलग अलग संगठन, बिल्कुल, संगठन या फिर जिम्मेदारियां तय करने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी कसौटियों पर खुद को कस चुकी है और उसका दावा है कि अब वो पूरी तरीके से तैयार है जनता के बीच में जाने के लिए। और इस बार जो उसकी तैयारी है वो बहुत ही मजबूत है क्योंकि लक्ष्य भी बहुत बड़ा है 400 पार का। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, यहां तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रोड शो किया है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तीसरी बार वो यहां से चुनावी मैदान में हैं। अब बाकी दलों की उम्मीदवारी या दावेदारी को लेकर बात की जाए तो बनारस में किस तरह आप देख पा रहे हैं चुनावी तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से, यानी कि कल चुनाव आयोग कह सकता है कि सुनो सुनो चुनो चुनो। उसके बाद अब जब भी कभी चुनाव की आचार संहिता का ऐलान होता है तो 2 बड़ी उत्सुकता होती है जनता की, दर्शकों की। पहली, किस चरण में कहाँ चुनाव होगा, दूसरी, कहाँ किसकी तैयारी है, उसके जो क्षेत्र का प्रत्याशी है वो घोषित हुआ है कि नहीं। अगर हम बनारस और पूर्वांचल की 30 सीटों की बात करें तो यहाँ पर वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उम्मीदवार हैं। सीट का ऐलान हो चुका है, प्रधानमंत्री उसके बाद ऐलान होने के बाद काशी आ चुके हैं, जनता के बीच अभिवादन स्वीकार कर चुके हैं। विपक्ष अभी तक रणनीति नहीं बना पाया है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को घेरा है कैसे, क्योंकि अब तक यहाँ से प्रत्याशी ही नहीं घोषित हो पाया है। ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में, तो कांग्रेस को यहाँ से प्रत्याशी घोषित करना है, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अहम तैयारियों की बात कर लें तो प्रशासन की तैयारी पूरी है। जो कितने इस बार वोटर्स वोट करेंगे, कितने संवेदनशील बूथ है, कितने अति संवेदनशील बूथ है, ये डाटा तैयार हो गया है और कल जैसे ही आचार संहिता का ऐलान होगा वैसे ही ये डाटा सार्वजनिक हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी जो बड़ी जिज्ञासा होती है जनता की कि उसके यहाँ किस चरण में चुनाव होगा, तो अगर हम चरण को पिछली बार को उदाहरण माने तो वाराणसी और पूर्वांचल में लास्ट फेज में चुनाव होता है। वेस्ट यूपी से चुनाव शुरू होगा और पूर्वांचल में लास्ट फेज पे आएगा। करीब 7 चरणों में चुनाव की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में 7वां चरण वाराणसी में होगा और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चूंकि संसदीय क्षेत्र है तो ऐसे में यहाँ के चुनाव में भले ही 7वें चरण में हो या अंतिम चरण में हो, लेकिन निगाहें और हलचल वाराणसी में लगातार होगी। तो ऐसे में इस बार भी वाराणसी देश की सियासत का केंद्र होगा और उस लिहाज से भाजपा संगठन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के 2 बड़े कार्यालय खुल गए हैं और तीसरा कार्यालय खुलने जा रहा है। तो
जो यहाँ पर तैयारी दिख रही है वो वाराणसी में भाजपा की दिख रही है। फिलहाल अभी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर इस तरीके की कार्यालय खोलने या प्रत्याशी की तैयारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम दलों ने अपनी तैयारियां की हैं, प्रशासनिक तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और जनता भी काफी उत्सुक है इस चुनाव को लेकर। सीधा रुख करेंगे विनीत का, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हैं। विनीत, कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अप्रैल मिड से कहा जा रहा है कि वोटिंग शुरू होगी और मई मिड तक ये चलेगी। तो ऐसे में दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया है बीजेपी ने, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रही है यहां पर। तो ऐसे में दलों की तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां, बूथ के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से और जनता में कितनी उत्सुकता? जी, निश्चित तौर पर आस्था मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें आती हैं और 7 सीटों में से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 7 सीटों में से 6 सीटों में अपने उम्मीदवारों को जो है वो बदल दिया है। सिर्फ मनोज तिवारी को ही जो बीजेपी ने फिर से रिपीट किया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, और साथ ही साथ दिल्ली के चुनावी समर की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो हो गया है दिल्ली में, जिसके कारण जो है वो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं एकजुट जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 50% से अधिक वोट मिले थे। बीजेपी के लिए एक बड़ी बात है, एक प्लस पॉइंट है। बीजेपी के जो नेताओं से हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 50% से अधिक सीट वोट जो है वो बीजेपी जो है वो अपने को बीजेपी को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ बीजेपी ने जिस तरह से 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, बीजेपी ने 7 की 7 सीट जीती थी। इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि वो 7 की 7 सीट जो है वो जीतेगी। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और उनकी पूरी तरह से कोशिश है कि वो जो है बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे। लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से चेहरा है या फिर बीजेपी के नेता जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनका यह कहना है कि इस बार भी 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो कल में ही जिस तरह से पेट्रोलियम की दाम की जो कीमतों में गिरावट में देखी गई, 2 रुपए कटौती जो है वो की गई सरकार की ओर से, जनता को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश जो है वो की गई। इसके साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी के या केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने जो पिछली बार जो घोषणा की थी, बीजेपी की जो घोषणा पत्र थी उसमें जो वायदे किए थे, पूरी तरह से संकल्प पत्र के वायदों को बीजेपी ने पूरा किया। चाहे वो राम मंदिर की बात हो मोटे तौर पे, साथ ही साथ सुशासन की बात हो या फिर सीएए को लागू करने की बात हो, उसे बीजेपी ने पूरी तरह से लागू किया है। तो अपने काम के बल पर बीजेपी इस बार चुनाव पर लड़ेगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे हालिया, उसमें मोदी की गारंटी की योजना जो है वो दी गई थी और उस पर जनता ने मुहर लगाया था। इस बार भी जब बीजेपी में चुनाव लड़ेगी, पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, तो मोदी सरकार की गारंटी और मोदी सरकार के कामकाज के आधार पर ही वोट मानेगी। एक और बड़ी बात यहां पर आस्था मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार बीजेपी की ओर से यह कहा जाता है कि जो चुनाव होते हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, लेकिन बीजेपी के नेता जो है वो लगातार यह बात का दावा करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी अब खत्म हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नई परिभाषा दी है, प्रो कम्बेंसी की परिभाषा दी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि 2014 से अधिक सीटें जो है वो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, एनडीए गठबंधन ने जीती थी। और इस बार भी जब 2024 का चुनाव होगा तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का लक्ष्य रखा है और साथ ही साथ एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा है, उसको वो पार करने का दावा जो है वो लगातार कर रहे हैं। जी आस्था। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने पूरे विस्तार से बताया कि आखिर दिल्ली का सियासी समीकरण 2019 में क्या रहा, नतीजे उस वक्त क्या थे और 2024 अब आ चुका है। बीजेपी ने 6 नए उम्मीदवारों पर यहां दांव लगाया है। सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और ऋषभ मणि, लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देश के रक्षा मंत्री खुद यहां से उम्मीदवार हैं, वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में वहां का भी रिपोर्ट कार्ड अब जनता के बीच में लेकर के जाना है। राजनाथ सिंह यहां पर आते भी रहे हैं, अब चुनाव की तारीखों का बस ऐलान होना बाकी है। तो ऐसे में लखनऊ में इस उम्मीदवारी के अगेंस्ट किसकी दावेदारी है और किस सियासी दल का क्या दावा है?
देखिए, राजनाथ सिंह अभी बीते दिनों से उनकी आवाजाही राजधानी लखनऊ में कुछ बढ़ भी गई है। विकास की तमाम योजनाएं थी, उनका उन्होंने लोकार्पण किया है। आउटर रिंग रोड जो बहुत दिनों से लखनऊ की डिमांड थी, ताकि जो भी ट्रैफिक आता है बाहर के शहरों से, चाहे वो कानपुर से आता हो, सुल्तानपुर से आता हो, अयोध्या की ओर से आता हो, सीतापुर हरदोई की ओर से आता हो, वो लखनऊ में दाखिल ना होकर के वो बाहर ही बाहर निकल जाए। वो 105 किलोमीटर की रिंग रोड थी, उसका उन्होंने उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण हो चुका है। यहाँ पर गोमती नगर जो वो रेलवे स्टेशन था, उसको एयरपोर्ट का लुक देकर उसको तैयार कर दिया गया है। करीब 10 से ज्यादा फ्लाईओवर यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है, बाकी का शिलान्यास भी कर दिया गया है। तो विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो वहीं इंडिया अलायंस की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा को उतारा गया। मेहरोत्रा भी समाजवादी की जो सरकार थी अखिलेश यादव की, उसमें मंत्री रह चुके हैं, वो जमीनी नेता हैं। वो इस वक्त राजनाथ सिंह का सामना करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन लखनऊ को भारतीय जनता पार्टी की एक सुरक्षित मजबूत सीट माना जाता है, लिहाजा दिलचस्प होगा यहाँ का मुकाबला देखना। और अब बात कर लेते हैं प्रशासन की। तो जो जितनी भी प्रशासनिक मशीनरी है, आचार संहिता लगते ही निर्वाचन आयोग के वो अधीन हो जाएगी। सारी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी। जो भी बदलाव करने होंगे प्रशासन में, वो बगैर चुनाव आयोग की इजाजत के नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई, वो लगातार हर जिले में की जा रही है। 107-16 के तहत ऐसे तत्व जिन्होंने बीते चुनाव के दौरान गड़बड़ी की है, उनको लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा रहे हैं, उनको लाल पर्चियां दी जा रही हैं, उनको ताकीद दी जा रही है कि अगर वो चुनाव के वक्त कोई भी गड़बड़ करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाइसेंसी असलहों को जमा करवाया जा रहा है थानों में, ताकि चुनाव के दौरान कोई भी इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। जैसे आचार संहिता लागू हो जाएगी, वाहनों की लोगों की चेकिंग शुरू हो जाएगी। एक तय सीमा से ज्यादा अगर आप अपने पास कैश रखते हैं तो उसका आपको हिसाब देना होगा। तो जैसा एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के लिए वो नोडल अफसर होते हैं अमिताभ यश, उनकी अगुवाई में पूरी मशीनरी ने काम शुरू कर दिया है। लगातार वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के जो कप्तान हैं, जो पुलिस कमिश्नर्स हैं, उनसे लगातार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक जो कार्रवाई की गई है उनकी डिटेल ले रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल तो सुरक्षा के लिहाज से, प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से, और क्या वायदा जनता से किया गया था और किस तरह उसको चैलेंज विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लखनऊ में जबरदस्त तरीके से और बहुत ही दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। मेरठ आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ के दावेदारी की बात करें तो मतलब हम अगर 2019 का चुनाव उठाकर देखें तो जब यूपी में वोटिंग होती है तो शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है। तो मेरठ के मुकाबले में किस सियासी दल का क्या दावा है? जी देखिए, महासंग्राम की घड़ी आ गई है। चंद घंटे का इंतजार और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट का भी निराला इतिहास रहा है। निश्चित तौर पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की बात की जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन 2019 में उसको मन माफिक रिजल्ट्स नहीं मिले थे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां पर अभी 4 लोकसभा सीटों का ऐलान, उनके प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर की सीटों का ऐलान अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। कौन प्रत्याशी होगा इस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन जनता जनार्दन का दिन आ गया है और चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा, 6 से 8 चरणों में चुनाव होने की बात कही जा रही है। कल दोपहर 3 बजे इसका ऐलान हो जाएगा। हम सीधा जनता से ही रूबरू हो लेते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना उत्साहित है जनता। आप ये बताइए, आप लोग कितना उत्साहित हैं? चुनाव की घड़ी आ गई और कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कितना उत्साहित है चुनावों को लेकर के अपना मतदान करने के लिए? पहले तो न्यूज 18 का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हम तो तैयार हैं और अब से तैयार नहीं है, पहले से तैयार हैं, क्योंकि जन जन ने ठाना है मोदी जी को दोबारा से लाना है। अब की बार 400 पार का हर एक व्यक्ति ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के में पूरा जोश है और हर एक मोदी जी के काम करने के तरीके पर, उनके सम्मान करने के तरीके पर, देशवासियों के प्रति उनका जो राष्ट्र प्रेम है उसके प्रति हर एक व्यक्ति चाहता है कि अब की बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी मानव नहीं महामानव हैं और महामानव के आधार पर वो काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश का जनजन, भारत का जनजन उनको एक अवतारी पुरुष मानता है और योगी जी उनके लिए एक हनुमान बनकर काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होने का काम कर रहा है। हम देखते रहते हैं, चाहे मेरठ की बात की जाए तो लाखों करोड़ की योजनाओं का कनेक्टिविटी देकर मेरठ को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चमकाने का काम किया है।
और आज हम बात करें जहां हम खड़े हुए हैं, ये शहीदी स्मारक है। यहाँ पर मेरठ की क्रांति का सूत्रपात हुआ था, शहीद धन सिंह कोतवाल जी ने क्या था, आज उनकी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण बिल्कुल। तो ये जनता है, उसने अपने आसपास कौन से विकास कामों को देखा है, उसका जिक्र यहाँ पर जनता करती हुई नजर आ रही है। लेकिन काफी हद तक लोग ये मान रहे हैं और बहुत सारे ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं कि एनडीए को फिलहाल बढ़त मिलती हुई दिख रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के लिए कड़े संघर्ष का जो वक्त है वो इन चुनावों में भी बरकरार रहने वाला